हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसी में, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसी में हम आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक आप सभी के सामने है जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले तक का हम लोगों का हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में। ठीक है, तो ये तो आप सभी लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा बच्चों, देखो। तो थोड़ा बहुत चीज़ें तो आप इसके बारे में जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, और बाकी कुछ चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें एड्स की, तो हम सभी जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है, जो होता है बेसिकली एचआईवी वायरस की वजह से। ठीक है, ठीक है। अभी हमने कहा ना, एड्स की अगर हम बात करते हैं तो नाम हो गया इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस बीमारी का नाम है। तो बेसिकली होता क्या है, अब इससे हमको क्यों करते कहते हैं ऐसा, क्योंकि जो हमारा लाइफ टाइम है ये हम कहीं ना कहीं से एक्वायर करते हैं इस डिज़ीज़ को। ठीक है, बेसिकली अपने आप में ये कोई वैसी डिज़ीज़ नहीं है, कोई पर्टिकुलर एक डिज़ीज़ नहीं है। तो बेसिकली इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, अदर डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। ठीक है ना, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका एचआईवी वायरस, जो डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी अक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। ठीक है, नॉट कंजेनाइटल। ठीक है ना, अब जैसे कोई मदर, अगर उसे किसी कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, अगर उसको वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो अब मदर से फीटस में आ सकता है, तो उस केस में तो बच्चे को आ गया इनबॉर्न। बट अदरवाइज क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, हमारे लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं से किसी बैक्टीरिया की, सॉरी, कहीं ना कहीं से, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, आप किसी बैड हैबिट में शामिल हो चुके हैं, मतलब नशा वगैरह करना, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से ये चीज़ें हमें क्या होती है, हमारे जो लाइफ टाइम रहता है उसमें फैलती है, एक्वायर होती है। ठीक है, तो जो पहला रिपोर्ट हुआ था वो 1981 में हुआ था, और अभी तक वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 25 मिलियन डेथ हो चुकी है इसकी वजह से। ठीक है, मतलब पिछले 25 सालों में 25 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं एचआईवी की वजह से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना फेटल है, मतलब कितना इसका डेथ रेट ज़्यादा है, मतलब कितना हार्मफुल ये है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो कॉज्ड बाय आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, बेसिकली इसमें जो इन्वॉल्व रहता है वो क्या है, आपका रेट्रो वायरस। देखिए, ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, जो अभी 9th 10th चैप्टर है आपके, उसमें भी आप इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, तो इसमें होता क्या है कि, हाँ, यहीं पे बना लेते हैं इसको थोड़ा सा। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरीके का होता है, बेसिकली क्या होता है इसमें, जो इसका स्ट्रक्चर रहता है उसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है। ठीक है, ठीक है, और वो एक नहीं होता, वो दो होते हैं। ठीक है, अ, हम्म, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया, तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गए। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, साथ में इनके साथ क्या होगी आपकी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ में क्या होता है आपका, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहते हैं, इनके साथ ही, इन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ में ही क्या होता है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है। ठीक है, अब इसके बाहर क्या होगा, एक एनवलप। ठीक है, एनवलप नहीं बोलूँगी उसको, एनवलप सबसे बाहर की साइड में होता है। बेसिकली कह सकते हैं आपकी दो प्रोटीन कोट होते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गए दो, इसको हम लिख लेते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गए, ये दोनों ही। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, उसके बाद ये हो गए आपके साथ में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और साथ में क्या है आपके रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ठीक है, अब इसके बाहर क्या होगी, एक प्रोटीन कोड,
फिर इसके बाहर एक और प्रोटीन कोट होगी, तो इसमें दो तो प्रोटीन कोट होती हैं, दोनों क्या है आपकी प्रोटीन प्रोटीन कोट है, ठीक है। और फिर इसके बाहर इसके बाहर सबसे बाहर की साइड में क्या रहता है, इसको हम बोलते हैं एनवेलप। सबसे बाहर क्या होता है आपका एनवेलप, ठीक है। बेसिकली आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो इसमें दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएन है, ठीक है ना। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएन ही नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएन है, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या है, दो प्रोटीन कोट है और सबसे बाहर क्या है इसका एनवेलप है, ठीक है। ठीक है। अब अगर हम इसकी प्रोसेस को समझें तो बेसिकली काम कैसे करता है, ये क्या करता है, सबसे पहले जो इसका जो जीन है ये क्या करता है, सबसे पहले ये मैक्रोफेजेस के पास जाता है, ठीक है। किसके पास जाता है ये, मैक्रोफेजेस के पास, ठीक है। आप सभी जानते हैं मैक्रोफेजेस क्या थे, जो क्या करते हैं, सेल्स को खाते हैं, ये सब तरीके से समझ सकते हैं ना, कि जो डेड उसको खाते हैं या कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया उसको। तो बेसिकली होता क्या है, ये क्या जाते हैं आपके मैक्रोफेजेस के पास जाते हैं, यानी कि अगर मैं एचआईवी की बात करूं तो इसका जो क्या कह सकते हैं, ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है ना ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मैक्रोफेजेस के पास जाता है, और ये आपकी आई थिंक अगर आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा। तो ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस के पास जाता है और क्या करता है, हमारी जो टी हेल्पर सेल है उनको डैमेज करता है, जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं उनको क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। इसके साथ मिल जाता है ये मैक्रोफेजेस के साथ। तो जो ये मैक्रोफेज जो हो जाते हैं ये क्या बन जाते हैं आपके एचआईवी फैक्ट्री। किसकी तरह काम करते हैं ये, एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसी का जो मटेरियल है वो यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया किससे कॉज हो रहा है, ठीक है। ये एक रेट्रोवायरस है जिसमें आरएनए जीनोम है एनक्लोज्ड इन एन एनवेलप, ठीक है। सबसे बाहर हमने बताया एनवेलप होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो सकता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है इस डिजीज का, सेक्सुअल कांटेक्ट, कंटामिनेटेड ब्लड, ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं जैसे शेयरिंग नीडल्स, ठीक है, और मदर टू चाइल्ड, ठीक है। तो ये तो ट्रांसमिशन है कि किन किन तरीकों से ये फैल सकता है, ठीक है। और वही जो स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया तो इसमें देख सकते हैं आरएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, साथ में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट है ये, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गए। और फिर ये मेम्ब्रेन हो गई, देन ग्लाइकोप्रोटीन ये लगे हुए हैं, इसकी जो आउटर लेयर होता है ना उसमें लगे रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। बेसिकली क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स शुगर्स हैं, ठीक है, जो उसके साथ अटैच रहते हैं। अब आ जाती है हाई रिस्क फॉर एचआईवी इन्फेक्शन की, भैया किसको हाई रिस्क है, कौन है हाई रिस्क पर, ठीक है। तो हाई रिस्क पे कौन रह सकता है, सीधी सी बात है, फैलता किनको है तो हाई रिस्क पे भी वही रहेंगे ना। हाई रिस्क ग्रुप ऑफ फॉर एचआईवी इन्फेक्शन, इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है वो हाई रिस्क पे रहेंगे, ठीक है। जो ड्रग यूजर्स होते हैं वो, ठीक है। और वो ऐसे रेसिपिएंट जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऐसी किसी को कोई दिक्कत है जिसमें उसको बार बार ब्लड चढ़ाया जाता है, तो उस केसेस में भी उस पर्सन को क्या रहता है, रिस्क रहता है, ठीक है। बॉर्न टू एचआईवी इन्फेक्टेड मदर्स, ठीक है ना, इन्फेंट्स जो एचआईवी इन्फेक्टेड मदर्स से पैदा हुए हैं, जिनकी मदर को इन्फेक्शन है, उन उस केसेस में भी ये रहता है, ठीक है। तो हालांकि अभी तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब आप व्हेन यू आर प्रेग्नेंट आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस समय पर आपका एचआईवी पॉजिटिव मतलब टेस्ट होता है, जहाँ पर आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी जाती है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, फिर उसी अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है ताकि बच्चे को बचाया जा सके, ठीक है। तो ऐसे लोग जो इनके कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, डॉक्टर्स भी इवन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो भी रहते हैं, क्योंकि पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं वो रेगुलर, ठीक है, ठीक है ना। अब आ जाता है आपका वायरल रेप्लिकेशन एंड इफेक्ट्स, ठीक है। जो चीज़ अभी हमने बोली एचआईवी एंटर्स मैक्रोफेजेस, ठीक है, रेप्लिकेट आरएनए इनटू वायरल डीएनए, अभी आएगा इसका पिक्चर, अभी हम उसमें समझेंगे। तो अभी हमने बोला कि एचआईवी क्या करता है, मैक्रोफेजेस के पास जाता है, ठीक है, और क्या करता है,
अपने आरएनए को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, ठीक है, किसमें, डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है ना, यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, जो वो साथ लेके ही चल रहा है, ठीक है ना। तो फिर ये जो वायरल डीएनए बना लिया इसने अपना, अब इसको क्या करेगा, जिस सेल के अंदर ये गया, मैक्रोफेजेस के अंदर गया, तो ये फिर जिस सेल के अंदर गया, यानी कि जिस होस्ट सेल के अंदर ये गया, उसके साथ अपने डीएनए को क्या कर देगा, ये इंटीग्रेट कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या होगा, अब इसने अपने डीएनए को उसके साथ जोड़ दिया, तो जब भी सेल डिवाइड करेगी उसका डीएनए बनाती चली जाएगी। और फिर क्या करता है, ये अटैक्स टी हेल्पर सेल्स, अभी हमने बोला ना टी लिम्फोसाइट में टीएच यानी कि टी हेल्पर सेल्स को क्या कर देता है, ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। अब टी हेल्पर सेल्स को जब नुकसान पहुंचेगा, उनका नंबर कम होने लगेगा, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाएगा, उनका नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जो सिम्टम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे, मतलब जो इंसान है वो बीमार होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो क्या होने लग जाएगी, यानी कि उस पर्सन की इम्यूनिटी क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी, ठीक है, इम्यून सिस्टम डिक्लाइन, तो उस पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो क्या होगी, वीक होगी। इम्यून सिस्टम डिक्लाइन का मतलब उस इंसान की इम्यूनिटी कैसी हो जाएगी, वीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये कुछ सिम्टम्स हैं जो दिखते हैं उसमें, ठीक है, जैसे फीवर है, डायरिया है, वेट लॉस है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो ऐसा पर्सन जिसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है अब हमारे बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वही हेल्प करता है फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में, और अगर वही वीक हो जाएगा तो फाइट किससे होगा, ठीक है। अब यही जो चीज़ अभी हमने पढ़ी है, अभी हम उसको उसमें देखते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। तो बेसिकली हमने क्या बोला, ये एक रेट्रोवायरस है, ठीक है, वायरल प्रोटीन कोट हो गया, ये क्या हो गई, एक एनिमल सेल है, ये रेट्रोवायरस हो गया ये वाला, और ये पूरी क्या हो गई, एक एनिमल सेल है जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये क्या गया, इसने क्या करा, एक एनिमल सेल को इन्फेक्ट करा, ये आया एनिमल सेल के पास आ गया, इन्फेक्ट करा, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल, ठीक है, ये एनिमल सेल के अंदर एंटर कर गया, तो इंट्रोड्यूस हो गया एनिमल सेल में। अब इसने क्या करा, वायरल आरएनए से क्या बना दिया, वायरल डीएनए बनाया, किसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, ठीक है, वायरल आरएनए से क्या बन गया, वायरल डीएनए बन गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। अब जब वायरल डीएनए बना, तो ये वायरल डीएनए कहाँ गया, जो होस्ट सेल थी उसके जीनोम में जाके जुड़ गया, ठीक है, इसने अपने इसके जीनोम के साथ इस अपने वायरल डीएनए को जोड़ दिया ना होस्ट सेल के डीएनए के साथ, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, न्यू वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब ये जो सेल जिसके साथ इसने अपना डीएनए जोड़ दिया वायरल डीएनए, वो क्या करेगी, अब नया जो है वायरल आरएनए बनाना शुरू करेगी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, इसकी नई नई कॉपीज बनती चली जाएंगी, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, नए नए वायरस बनते चले जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अदर सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे, उससे धीरे धीरे वो जो होस्ट सेल है वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा, और वो होस्ट सेल भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मर जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट अप्रोच की, ठीक है। अगर मैं इसके डायग्नोसिस की बात करूँ तो इसमें एलिजा मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं एलिजा की ही बात कर लूँ, एलाइजा की, तो ये करा जाता है, अभी हमने बोला कि स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग के लिए करा जाता है, ये जो टेस्ट करा जाता है ना एलाइजा, ये करा जाता है स्क्रीनिंग के लिए, ताकि शुरुआत में ही पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, ठीक है ना। तो स्क्रीनिंग के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, आपका एलाइजा, ठीक है। ठीक है। और दूसरा एक टेस्ट और होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जिसको हम बोलते हैं, ये होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट की, कंफर्म करने के लिए कि हाँ इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब जैसे अलग अलग टाइम पीरियड में ना, कि अगर स्टार्टिंग में ही पता करना है तो ये इससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कैन एक्सटेंड लाइफ बट कैन नॉट क्योर एड्स। हाँ, अब एक चीज़ और आ जाती है कि अगर हम एड्स की बात करें तो ये पूरे तरीके से क्यूरेबल तो नहीं है, ठीक है, आप इसको क्योर नहीं कर सकते, मतलब वो इंसान जिसको एड्स है वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हो सकता कभी भी। बस ये है कि मेडिसिन के इस्तेमाल से आप उसके लाइफ टाइम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उसकी ज़िंदगी को थोड़ा लंबा कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसकी लाइफ थोड़े समय के लिए बढ़ सकती है, बट पूरे तरीके से ठीक वो नहीं हो सकता। तो इसका बेटर जो ऑप्शन है वो यही है, प्रिवेंशन। आप जितना प्रिवेंट कर पाएंगे अपने आप को, आप उतना ही बचे रहेंगे, क्योंकि अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो ये क्योरेबल नहीं है, पूर्ण रूप से इसका इलाज संभव नहीं है,
ठीक है, जहाँ आप ये कर सकते हैं, जहाँ आप 5 साल जीने वाले थे आप अपने लाइफ टाइम को बढ़ा के 5 साल से 10 साल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रिवेंशन क्रूशियल एज नो क्योर एग्जिस्ट, ठीक है ना। इन्वॉल्व सेफ ब्लड प्रैक्टिसेस, ठीक है, यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स, कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, प्रमोटिंग सेफ सेक्स, रेगुलर HIV टेस्टिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें। बाकी गवर्नमेंट भी ने भी प्रोग्राम चलाती है, ठीक है, NGOs वगैरह के थ्रू प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है। और बुक्स वगैरह में आप सभी जानते हैं, आप इसके बारे में आप स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं, आई थिंक 9th से या फिर शायद उससे भी पहले आप थोड़ा सा इस डिजीज़ के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके होते हैं, ठीक है। ताकि ताकि इंसान को क्या करा जा सके, इसके बारे में नॉलेज फैलाई जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके, इसलिए इन चीज़ों को लाया गया, ठीक है। ऐसे हेल्थ प्रोग्राम्स चलते हैं और आप जानते हैं 1 दिसंबर एड्स डे के नाम से जाना जाता है, ताकि लोग क्या हो सके, इसके बारे में जान सकें और अवेयरनेस फैलाई जा सके इसके बारे में कि इनसे इससे बचा कैसे जा सकता है, कैसे आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं, ठीक है। अब बचाना ही ज़रूरी है क्योंकि इलाज तो है नहीं ना इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी एलाइजा ही आएगी अर्ली डिटेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV, तो कौन सी चीज़ है जो इसके बारे में सही है। HIV इज अनएनवेलप्ड वायरस, नहीं ये तो गलत है। एन एनवेलप्ड वायरस बिल्कुल ठीक है। दैट कंटेन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। अभी 1 लिखा है, अभी जबकि हमने 2 बनाए थे, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द इम्यून सिस्टम। दूसरा आ जाता है आपका HIV इज एनवेलप्ड, ठीक है। 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिल्कुल ये वाला इसका ठीक होगा। डोंट डाई फॉर डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस इज सैड फॉर, जाहिर सी बात है, ये एड्स के बारे में ही बोला जाएगा। फिर जाता है कैप्सिड ऑफ HIV इज फॉर्म्ड ऑफ, ठीक है, बोथ ANC। एड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन, किस चीज़ में कमी आने की वजह से, हेल्पर T सेल्स में। अभी हमने बोला था ना, T हेल्पर सेल्स में क्या आ जाता है, नंबर्स इसके कम होने लग जाते हैं, तो रिडक्शन किसका होगा, हेल्पर T सेल्स का, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो आगे इम्यूनिटी है या जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कैंसर के ऊपर, ठीक है। कैंसर, ये भी अपने आप में क्या है, एक खतरनाक बीमारी है, ठीक है। अफेक्टिंग मिलियंस एनुअली, ठीक है, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर ग्रोथ रेगुलेशन लीडिंग टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो सेल्स हैं उनमें से क्या हो जाती है, ये समझ लो कि कंट्रोल खो जाता है उसमें से, मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है सेल्स की, ठीक है। अब है क्या कि एक नॉर्मल सेल है, एक क्या है, एक क्या है आपकी नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑलरेडी प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट रहते हैं इन जो नॉर्मल सेल्स होती है इनमें, ठीक है। सेलुलर ऑन्कोजीन्स कह सकते हैं या फिर इनमें क्या होता है आपके प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कह सकते हैं इनको, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है। अब ये क्या रहते हैं आपके, इनएक्टिव रहते हैं, कैसे रहते हैं आपके, ये इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब जब भी किसी कार्सिनोजन की उसमें आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे आपके जो जो ये सेल्स थे आपके प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये क्या हो जाएंगे आपके ऑन्कोजेनिक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, ये ऑन्कोजेनिक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाते हैं आपके, एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि जो जीन आपका इनएक्टिव था वो क्या हो गया, अब एक्टिव हो गया है, ठीक है। नॉर्मल सेल में ये क्या थे, इनएक्टिव थे, ठीक है। तो जैसे कार्सिनोजन के उसमें आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना।
ठीक है, अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर की तरफ में। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो सेल्स होती हैं, अगर मैं इन सेल्स की बात करूं तो इन सेल्स के पास प्रॉपर्टी होती है, जो नॉर्मल सेल्स होती है इनके पास प्रोडक्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। ठीक है, तो जो ये नॉर्मल सेल्स होती है इनके पास प्रॉपर्टी है किसकी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। किसकी है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी रहती है नॉर्मल सेल्स के पास, नॉर्मल सेल के पास। ठीक है, नॉर्मल सेल्स के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी सी होती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होगा कि मतलब ये जब सेल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ये क्या करती हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक देती हैं। ठीक है, बट जो कैंसरस सेल्स होती हैं, नॉर्मल सेल्स के पास तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो पावर है वो है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, लेकिन जो कैंसरस सेल्स होती हैं ये क्या कर देती हैं, इस प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देती हैं। लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो फिर अब इसको हम क्या बोलते हैं, अब लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि कौन सी सेल हो गई आपकी, कैंसरस सेल हो गई। ठीक है, तो कौन सी सेल हो गई आपकी, कैंसरस सेल हो गई। ठीक है, ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए, फॉर्म्स ट्यूमर कैटेगराइज्ड एज बिनाइन, लोकलाइज्ड, नॉन इन्वेसिव और मैलिग्नेंट। ठीक है, कैपेबल ऑफ मेटास्टेसिस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ट्यूमर की बात करें, अगर मैं ट्यूमर की बात कर रही हूँ, ट्यूमर की मैं बात कर रही हूँ तो बेसिकली जो ट्यूमर है वो कितने तरीके का है। अगर मैं ट्यूमर की बात कर रही हूँ तो ट्यूमर कितने तरीके का है। ठीक है, अगर मैं ट्यूमर की बात कर रही हूँ तो कितने तरीके का, बेसिकली दो तरीके का है। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका बिनाइन, एक हो जाता है आपका मैलिग्नेंट। ठीक है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ठीक है, अगर मैं बिनाइन ट्यूमर की बात करूँ तो इसमें तो क्या ओरिजिनल लोकेशन है। ठीक है, लोकलाइज्ड है, यानी कि जिस जगह से ये स्टार्ट हुआ है ये उसी जगह पर रहेगा। ठीक है ना, जो बिनाइन ट्यूमर रहता है वो क्या होता है, जिस जगह से शुरू हुआ है ये उसी जगह पर रहता है, अदर पार्ट्स को डैमेज नहीं करता, अदर पार्ट्स पे नहीं फैलता। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन अगर मैं मैलिग्नेंट की बात करूँ तो ये क्या होता है, ये नियोप्लास्टिक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये फैलता है, ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये इस तरीके से फैलता है। ठीक है, और ये जो फैलने की प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है ना। ठीक है, मतलब इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं हम इसको, जो बिनाइन है ये क्या है आपका, लोकलाइज्ड है। ठीक है, लोकलाइज है, यानी कि जिस जगह पर है पर्टिकुलर उसी जगह पर रहेगा। और जो मैलिग्नेंट है ये क्या होता है आपका, ये क्या है, फैलता है, रैपिड ग्रोथ होती है उसमें, और ये क्या होता है, फैलता है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर के ऊपर कि भाई कैंसर के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, कार्सिनोजेंस। ठीक है, कॉजेज ऑफ कैंसर में आगे सबसे पहले इसमें फिजिकल, कौन कौन से आगे, फिजिकल, नंबर वन क्या हो गए आपके फिजिकल, दूसरे क्या हो गए आपके केमिकल, तीसरे क्या हो गए आपके बायोलॉजिकल। ठीक है, जिनकी वजह से ये फैल रहा है। अब अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल में आ जाते हैं आपके आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। ठीक है, फिजिकल में देख सकते हैं आपके आ गई आयनाइजिंग ये वाली, और दूसरी की आ गई आपकी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। अब आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है, जो एक्स रेज होती है वो आ जाती है आपके आयनाइजिंग रेडिएशन में। ठीक है, ठीक है, अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ तो इसमें जैसे आ गए आपके कार्सिनोजेंस कह लो, या फिर कॉजेज़ की मैं बात करूँ तो जैसे फिजिकल की मैं बात कर रही हूँ तो फिजिकल में आ गए आपके कौन से, दो तरीके के आ गए, आयनाइजिंग, आयनाइजिंग, दूसरे के आ गए नॉन आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग। ठीक है, तो अब आयनाइजिंग में कौन आ गए, आयनाइजिंग में आ जाती है आपकी एक्स रे, नॉन आयनाइजिंग में आ जाती है आपकी यूवी रेज। ठीक है, इसमें आ जाती है आपकी यूवी रेज। ठीक है, अब दूसरे के आ गए आपके केमिकल। ठीक है, अब केमिकल की मैं बात करूँ तो इसमें आ जाते हैं आपके, जैसे स्मोक की हम बात करें तो टबैको स्मोक आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया आपका, टबैको।
अब एक तो कंडीशन ये कि आप टोबैको स्मोक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका कि आप टोबैको को चबा रहे हैं, ठीक है। एक तो टोबैको स्मोक हो गया, दूसरा क्या होगा, च्यूइंग, ठीक है। अब जब टोबैको अगर आप स्मोक यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, आपको लंग कैंसर का खतरा रहता है। और अगर च्यूइंग की अगर हम बात करें तो ओरल कैंसर, माउथ कैंसर जैसे कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। फिर आ जाता है तीसरा बायोलॉजिकल, तीसरा क्या आ गया आपका, बायोलॉजिकल, ठीक है, ठीक है ना। ये आ गया फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल की हम बात करेंगे तो इसमें आ जाते हैं आपके वायरसेस, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो गया आपके HPV, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो ये लीवर कैंसर भी कॉज करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पे, ठीक है। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पे, हाँ एक चीज़ और इसमें है, जैसे इसमें लिखा है ना एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन, ठीक है। ये चीज़ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन वायरल एंड सेलुलर प्ले क्रूशियल रोल इन सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये यही वो कॉजेज हैं जिनकी वजह से क्या हो जाता है, ये डिजीज आती है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पे कि भाई कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो अब इसमें जो पहली चीज़ है वो है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज क्रूशियल फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर हम जाते हैं किसी जगह पर, हॉस्पिटल में जाते हैं, सपोज किसी कैंसर वाले पेशेंट को लेके जा रहे हैं, तो बायोप्सी में क्या करा जाता है कि उस मतलब ये समझ लो कि बॉडी का कुछ पार्ट या टिश्यू कह सकते हैं, उसको लिया जाता है और उसको उसकी स्टडी करी जाती है अच्छे तरीके से, ठीक है, ठीक है। बायोप्सी में क्या करा जाता है कि आपकी बॉडी का कुछ पार्ट, सपोज पैंक्रियाज में कैंसर है या स्मॉल इंटेस्टाइन में है या स्किन में है, तो क्या करा जाएगा, कुछ पार्ट लिया जाएगा, कट किया जाता है, कुछ हिस्सा निकाला जाता है, मतलब कुछ टिश्यूज लिए जाते हैं बेसिकली, ये समझ लीजिए, और उसकी स्टडी करी जाती है, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। फिर इमेजिंग टेक्निक्स, रेडियोग्राफी, CT और MRI, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन के कैंसर डिटेक्शन के लिए इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। बोन मैरो टेस्ट भी करा जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब हर चीज़ तो हमें बायोप्सी से पता नहीं चलेगी, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं देखी जा सकती है या नहीं आती है नज़र में, तो उन सब चीज़ों के लिए ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और CT का मतलब हो गया कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। और रेडियोग्राफी तो आप सभी जानते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। फिर रहता है आपका मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आइडेंटिफाइंग जेनेटिक, ठीक है। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आइडेंटिफाई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस टू कैंसर इनेबलिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे MRI हमने यूज़ करा, एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ये भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ होने वाली टेक्निक्स होती है ना, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि पहले से जानने के लिए, प्री डिटरमाइन की पहले से हम ये जान सकते हैं उसमें कि एक आगे दिक्कत करने वाला है, या कुछ ऐसे जीन्स की जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उन जीन्स को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो ससेप्टेबल हो कैंसर के लिए, ठीक है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बीड़ी पीते हैं या बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, लेकिन सबको कैंसर नहीं होता, और कुछ लोग नहीं भी बीड़ी पीते हैं या नहीं भी तंबाकू वगैरह खाते हैं, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें जो सेल्स हैं वो कितनी ससेप्टेबल हैं कैंसर के लिए, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी में ऐसी सेल्स हैं जो ससेप्टेबल है कैंसर के लिए, तो उस इंसान को चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी बॉडी में ये जीन्स नहीं है, तो वो अगर थोड़ा बहुत ये सब कर भी लेगा तो उसको उतना दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो ठीक है। अब आ जाता है कैंसर, ये देख सकते हैं आप, जैसे नॉर्मल सेल है ये, ठीक है, ये कैंसर सेल में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रोथ होनी शुरू हो गई लग, ठीक है। और ये इस तरीके से इसने क्या बना लिया, पूरा गुच्छा बना लिया सेल्स का, ठीक है।
अब आ जाता है ट्रीटमेंट अप्रोच कि भाई जो ट्रीटमेंट करा जाता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, एक तो क्या आपका सर्जरी कि भाई जिस जगह पर अब लोकलाइज ट्यूमर है, अब सर्जरी तो उसी केस में काम आएगी ना जहाँ पर आ, जो ट्यूमर है वो फैल नहीं रहा है। ठीक है, कि भाई गांठ हो गई और आपने उसको निकाल दिया है। ठीक है, उसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई, कोई ऑर्गन में डैमेज आया, आपने उसको निकाल दिया। ठीक है, फिर आता है आपका रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन में क्या करा जाता है, रेडिएशंस का इस्तेमाल करा जाता है कैंसर सेल्स को मारने के लिए। ठीक है, ठीक है, ताकि वो हेल्दी टिश्यूज़ को और ज़्यादा डैमेज ना करे। ठीक है, फिर आता है कीमोथेरेपी। इसमें भी क्या हो जाता है, ड्रग्स का इस्तेमाल करा जाता है, दवाइयों का इस्तेमाल करा जाता है कैंसर सेल्स को मारने के लिए। ठीक है, और इम्यूनोथेरेपी, इसमें क्या होता है कि हम कुछ ऐसी सेल्स को डालते हैं जो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स भी बोला जाता है। ठीक है, अल्फा इंटरफेरेंस इसमें आते हैं। अब अगर हम इन चीज़ों की बात करें ट्रीटमेंट अप्रोच की, तो ये सब चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करी जाती है। मतलब इनको सिंगली ऐसा नहीं है कि आपने किसी की सिर्फ कीमोथेरेपी कर दी तो ठीक हो जाएगा, या किसी का सिर्फ रेडिएशन कर दिया तो ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो टेक्निक्स हैं या जो ट्रीटमेंट अप्रोचेस हैं, ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होती हैं। जैसे आपने सर्जरी करी, हो सकता है उसके बाद आपको रेडिएशन का इस्तेमाल करना पड़े, या सर्जरी के बाद आपको कीमोथेरेपी करनी पड़े। ठीक है, या फिर हो सकता है आपने पहले रेडिएशन ट्राई करा, नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर हो सकता है आप कीमोथेरेपी करें, नहीं उससे भी हो रहा है, फिर हो सकता है आपको सर्जरी करनी पड़े। तो ये मेथड्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और बाकी इन सबके अलग अलग सिम्टम्स जो हमने पहले भी बात करी है, फीवर होना, ये सब होना, और ये सब जब चीज़ें चल रही होती हैं तो बॉडी उस समय पर क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, बाल झड़ते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज की क्लास को अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अभी इसको यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।